हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होप सो आप सब मजे में हैं, पढ़ाई बढ़िया चल रही है। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। और आज का सेशन जो है हम कवर करेंगे दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस से। पिछले सेशन में हमने क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिया था, राइट। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, राइट, आवाज आ रही है सभी को अच्छे से? यस। तो इसके पहले हम आगे बढ़ें, चलिए एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड विद द हेड। ठीक है, ओके दोस्तों, हमारी कहानी शुरू हुई थी कहां से? 2S से कॉन्ट्रैक्ट था, देन कहानी गई थी 2E पे एग्रीमेंट, देन 2B पे गई थी दैट इज व्हाट कॉल्ड एज प्रॉमिस, एंड देन 2A पे चली गई थी प्रपोजल। 3 पे था मोड ऑफ कम्युनिकेशन, 4 पे था व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस गेट्स कंप्लीटेड। ओके, सेक्शन 5 था व्हेन द रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड acceptance gets completed. Section number 6 था okay when offers comes to an end. Section 7 था acceptance must be absolute, right? Okay, section 8 जो था that is yes acceptance की बात कर रहा था कि that is called as what acceptance जो है क्या होना चाहिए? must be communicated, express और implied way, right? section 9 जो था वो ऑफर की बात करता है, ऑफर must also be communicate, express और implied way. section 10 जो था वो वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट था, राइट। उसमें सारे कवर हो जाएंगे, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ देयर आर फ्री कंसेंट, ओके, सर्टेनिटी, ओके, एग्रीमेंट स्पेसिफिकली नॉट डिक्लेयर्ड वाइड, ओके, और क्या था? लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट था, राइट। यस, ओके दोस्तों। ना इसके बाद सेक्शन नंबर 11 पे आते हैं जहां पे कॉम्पिटेंसी की बात हो रही थी। यस, माइनॉरिटी कवर था, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एनी लॉ फॉर द सब्जेक्ट मैटर। क्लियर? ओके, देन इसके बाद हमारा आता है दोस्तों यस सेक्शन नंबर 12। ओके, वो वाइड की बात कर रहा था कि अगर क्या हो जाएगा, इनकॉम्पिटेंट रहेगा तो एग्रीमेंट जो है वो वाइड हो जाएगा। ओके, सेक्शन नंबर 13 जो है वो बात कर रहा था दोस्तों कंसेंट की। कंसेंट, यस, कंसेंट का मतलब जहां पे कंसेंसस एड आइटम, दोनों का जो है थॉट प्रोसेस किसी भी चीज को लेके, डील को लेके सेम होना चाहिए। ओके, कंसेंट से जो है एग्रीमेंट वैलिड नहीं बनेगा, उसके लिए फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब हो गया सेक्शन नंबर 14, और फ्री कंसेंट का मतलब क्या हो गया? वो कंसेंट दोस्तों जो कि फ्री हो, किससे किससे? कोएर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, okay, that is fraud, misrepresentation and mistake. Okay, now coercion जो कवर है वो दोस्तों 15 में कवर है, 16 में undue influence है, 17 में fraud है, 18 में misrepresentation है, 19 में जो है वो सारे के सारे चीजों का किसका किसका 15, 16, 17, 18 का इम्पैक्ट है। ओके, 19A जो है वो undue influence की बात करेगा, 20 जो है वो मिस्टेक की बात करेगा, 21 एंड 22 में मिस्टेक का इफेक्ट है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस, तो पिछले सेशन पे हमने कोएर्सन कवर किया था। कोएर्सन का जो आपको मैंने क्रक्स बताया था वो क्या था? कहां से चल रहे बेटा? अपन सेक्शन नंबर 10 से चल रहे, 10 से चल रहे, तो कहां पे पहुंच रहे दोस्तों? यस, 10 वैलिड तब होगा जब हमारे पास क्या होना चाहिए दोस्तों? फ्री कंसेंट होना चाहिए, राइट। और फ्री कंसेंट के लिए जरूरी है क्या होना चाहिए? कंसेंट होना चाहिए। यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फ्री कंसेंट कब होगा? जब क्या ना हो? 15 नहीं हो, 16 नहीं हो, 17 नहीं होना चाहिए, 18 नहीं होना चाहिए, राइट। ओके, एंड देन 20 नहीं होना चाहिए, राइट। ओके, नाउ इसका जो इंपैक्ट है पूरा किसका? 15, 16, 17, 18। ओके, क्या बोला मैंने? 15, 17 और 18 का जो इंपैक्ट है वो 19 में होगा, और 16 का जो इंपैक्ट है वो 19A में होगा, याद रख लीजिएगा। मतलब 15 का मतलब हो गया कोएर्सन, ओके, 16 जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ठीक है, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा वो 19A बताएगा, कोएर्सन का इंपैक्ट 19 बताएगा। ओके, दैट इज फ्रॉड, फ्रॉड का जो इफेक्ट होगा वो भी 19 बताएगा। 18 दैट इज मिसरिप्रेजेंटेशन, इसका भी इंपैक्ट कौन बताएगा? 19 बताएगा। एंड 20 का जो इंपैक्ट होगा वो 21 बताएगा, 22 बताएगा। आई होप आई एम क्लियर। तो एक तो गाड़ी यहां पे क्लियर हो गई दोस्तों, बराबर है। यस, अब दूसरी बात ये होगी, ये पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर? यस, अगर मैं बात कर रहा था 15 की, किसकी? कोएर्सन की, तो यस, कोएर्सन की अगर मैं बात करूं तो 15 अपने को कहां पे लेके जाता था दोस्तों? 19 पे। कहां पे लेके जाता था? 19 पे, मतलब इसकी मैं बात कर रहा हूं।
और अगर कोएर्सन का केस होएगा तो ही आपकी गाड़ी कहां पे जाएगी दोस्तों, 64 पे एंड 72 पे। पिक्चर क्लियर होगा, यस और नो? यस। एंड ओनस ऑफ प्रूफ, एक वर्ड यहां पे और आ जाएगा, ओनस ऑफ प्रूफ। कौन प्रूफ करेगा दोस्तों, बोले जरा फटाफट से। जिसने कोएर्सन की, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। पिछले वाले सेशन पे एक मिस्टेक हुई थी, उसको बस सुधार लेंगे। ओनस ऑफ प्रूफ जो कोएर्सन के केस में रहेगा, याद रखिएगा दोस्तों, जिसके ऊपर कोएर्सन होगा, क्या बोल रहा हूं मैं, जिसके ऊपर कोएर्सन होगा, ठीक है, जिसके ऊपर कोएर्सन होगा वो प्रूफ करेगा, वो प्रूफ करेगा कि उसके ऊपर कोएर्सन हुआ है। यस, ये बस इंप्रूव कर लेंगे, इसको सुधार लेंगे, ठीक है। यस, तो ओनर्स ऑफ प्रूफ कोएर्सन अगर है तो जिसके ऊपर कोएर्सन होगा, मतलब किसके ऊपर हो रहा होगा, प्रोमिसी के ऊपर। तो यहाँ पे प्रोमिसी को प्रूव करना पड़ेगा, राइट। ये मिस्टेक हो गया था, हमने प्रोमिसर ले लिया था, प्रोमिसर नहीं है, सिर्फ प्रोमिसी है, बस ये इतना इतना चेंज कर लीजिएगा, बाकी सब सही है, ठीक है। तो प्रोमिसी वहां पे क्या करेगा, प्रूफ करेगा कि सर मेरे ऊपर इसने कोएर्सन किया है, इसलिए जो ओरिजिनल वाला कॉन्ट्रैक्ट था उसको अब मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूं। तो कहने का मतलब इस केस में क्या है कि प्लेंटिफ कौन बन रहा है, कोर्ट पे केस कौन ले जा रहा है, प्रोमिसर। क्यों, देखिए जरा एक बार थोड़ा सा इसको फिर से ले लेते हैं। ए ने बी को कार बेचा, ए ने बी को ऑफर दिया कि भाई मुझे तुम्हारी कार जो है वो खरीदनी है, 10 लाख की कार थी, बोला 1 लाख में खरीदनी है, बोले नहीं देगा, मैं बंदूक मार दूंगा, गोली मार दूंगा। तो डर के मारे उसने दे दिया, ठीक है। तो उसने रेडी कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वगैरह जो है बन गया, पर बाद में वो मुकर गया। कौन मुकर गया, प्रोमिसिंग, नहीं 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 मैं कार नहीं दूंगा 1 लाख में, भले तुम गोली मार दो मेरे को। अब चूंकि प्रोमिसर ने सोचा कि चलो एग्रीमेंट बन ही गया है, राइट, और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट बन गया, एग्रीमेंट बन गया, चलो केस कर देते हैं कि भाई ये देखो प्रॉमिस किया था 1 लाख रुपए में अपनी कार देगा, बट आज मना कर रहा है, राइट। तो अब जब कोर्ट उससे पूछेगी किससे, प्रोमिसी से, तो ये प्रोमिसी की अब जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो प्रूफ करे कि इसने जो भी अमाउंट यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, राइट, वो फ्री कंसेंट नहीं था बल्कि कॉज्ड बाय कोएर्सन था। क्लियर है या नहीं क्लियर? यस। तो दिस इज द ओनस ऑफ प्रूफ। कोएर्सन के केस में कौन करेगा, प्रोमिसी प्रूफ करेगा कि उसके साथ कोएर्सन हुआ है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर दोस्तों? यस, यही पूरी कहानी रहेगी जो आपकी कहां पे आएगी, एग्जाम में काम करेगी। चलो ये कंप्लीट हो गया ना। अब हम आते हैं, 5 मिनट में जस्ट कंप्लीट हो गया ये। अब हम आ जाते हैं दोस्तों अनड्यू इन्फ्लुएंस में ना। मेरी बात ध्यान से समझ लेना दोस्तों, अनड्यू इन्फ्लुएंस में अगर आप देखोगे तो सेक्शन 16 कवर करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस को, और यहाँ पे 3 सब सेक्शन दिए गए, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ये रहा ये, ठीक है। तो 3 अगेन ओनर्स ऑफ प्रूफ की बात करेंगे। जैसे कोएर्सन के केस में ओनर्स ऑफ प्रूफ किसके ऊपर था, प्रोमिसी के ऊपर, तो इस पे किसके ऊपर आएगा वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, आप सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 बोलता है एक्चुअल अनड्यू इन्फ्लुएंस। एक्चुअल मतलब एक्चुअल में हुआ हो, और दूसरा हुआ है या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो मैं डीम्ड मान लूंगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। मेरी बात ध्यान समझना। अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लूंगा यहाँ पे, कवर करिएगा। ये बोलता है साहब एक्चुअल अनड्यू इन्फ्लुएंस का अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता क्या है। जैसे मैंने आपको कोएर्सन बताया था ना, कोएर्सन इज फिजिकल टॉर्चर, राइट। बंदूक रख दिया, गोली मारने की बात कर रहा है, धमकी, तो फिजिकल टॉर्चर है। अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो मेंटल टॉर्चर है, मेंटल टॉर्चर है। और जब मैं बात करता हूं दोस्तों मेंटल टॉर्चर की, तो किसी की औकात नहीं है कि कोई भी आपको मेंटल टॉर्चर कर सके, है क्या किसी की? नहीं है। सिर्फ उसी के पास आपको मेंटली टॉर्चर करने का राइट्स प्राप्त है जो आपके रिलेशन में आते हैं, या उनका प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा है लाइफ में, राइट। मतलब आप ना चाहते हुए भी उनको मना नहीं कर पाते हो। कहने का मतलब क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस वही कर सकता है जो आप
आपके रिश्तों की गहराई में आपके साथ जुड़ा हुआ हो। जो रिश्तों में नहीं है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो नंबर 1 अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए जो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है दैट इज रिलेशन। पिक्चर क्लियर कर लेना। अच्छा एक बात बताओ, क्या जितने भी रिश्ते में आपके साथ लोग जुड़े हैं तो क्या सब अनड्यू इन्फ्लुएंस ही करेंगे? नहीं। मतलब आपने अगर किसी के साथ मतलब सिर्फ समझना, सिर्फ रिलेशन को अगर कवर किया, मतलब अगर आप किसी भी रिश्तेदार के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। यस और नो? यस। तो बोले साहब रिलेशन तो चाहिए बट रिलेशन के साथ साथ ध्यान से समझिएगा, ये देखिए बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। एक्चुअल में हुआ है मैं मान लूंगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो नंबर 1 देयर हैज टू बी रिलेशन, there has to be relation, okay, and there has to be what, obtain an unfair advantage। बट अनफेयर एडवांटेज किसकी वजह से दोस्तों? डोमिनेट द विल ऑफ अदर्स। मतलब रिलेशन हो, रिश्ता हो, रिश्ते के साथ साथ क्या हो, वन हैज डोमिनेट द विल ऑफ अदर्स। रिलेशनशिप में हो और दूसरा डोमिनेट द विल ऑफ अदर हो, एंड एज अ रिजल्ट जब एक बंदा दूसरे बंदे के विल को क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, अपने अधिकार में लेने की बात कर रहा है, उसकी सोच को, उसके थॉट को, राइट, और एज अ रिजल्ट उससे वो क्या चाहता हो, अनड्यू एडवांटेज चाहता हो। क्या चाहता हो? अनड्यू एडवांटेज। याद रख लेना 3 चीजें। सेक्शन 16(1) में आप तभी कवर होगे जब ये तीनों चीजें आ जाएगी। 3 चीज, अगर 3 में से इसमें केस स्टडी आ जाएगी आपकी, वो बोलेगा पापा ने बेटे के साथ कुछ तो भी ट्रांजैक्शन किया, राइट, और 5 लाख की चीज थी, उसने बोला कि साहब मैं तुमसे आज तुम मेरे से 5 लाख रुपए ले लो बट जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुमसे 6 लाख रुपए लूंगा। ठीक है, तो उसने बोला कि ठीक है, जब छोटा था तो बोले ठीक है पापा आज आप मेरे को 5 लाख रुपए दे दो, बड़ा हो जाऊंगा मैं आपको 6 लाख रुपए दे दूंगा। ओके, अब यहाँ पे क्या था, डोमिनेट द विल ऑफ अदर्स। बताओ ये 5 लाख की चीज 6 लाख, कोई ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे कुछ तो भी हार्डशिप्स आ रहा है या कुछ तो भी अनरीजनेबल चीजें आ रही है? नहीं भाई, आज 5 लाख दे रहे तो 1 लाख रुपए जो है एज अ इंटरेस्ट वो मांग सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। क्या उनने कोई अनड्यू एडवांटेज लिया? नहीं। बट अगर बोले मैं 5 लाख तुमको दे रहा हूं, राइट, और फ्यूचर में तुम मेरे को 5 लाख ही देना, बट अचानक से उनका मन परिवर्तित होगा, बोले नहीं मेरे को अब तुम 10 लाख रुपए दो। मेरी बात ध्यान से समझ में आए, राइट। अब बेटा बोलता है ऐसे कैसे पापा? ठीक है, पापा ने बोला मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरे से बहस नहीं कर सकते हो, मैं तुमको घर से बेदखल कर दूंगा, मैं तुमको निकाल दूंगा, मैं तुमको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। बेटा डर गया, बोले ठीक है पापा दे दूंगा 10 लाख रुपए। ट्राई अंडरस्टैंड दैट, ओके। तो ये क्या रहा, ये अनड्यू एडवांटेज है, राइट, यस। तो आज तो उसने बोला सॉरी, आज तो उसने बोल दिया, राइट, बट कल को उसका जब भी दैट हार्ट पावर या मेंटल पावर स्ट्रांग होता है और वो उसमें जो है प्रॉपर तरीके से डिबेट करने के लिए रेडी है कि नहीं अभी मैं जो है 10 लाख नहीं दूंगा, ओके। तो उसने जो प्रॉमिस किया था उस टाइम पे उसको आज वो क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। क्या अलाउड है? यस। अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस है तो डेफिनेटली आप कहां पे चले जाओगे दोस्तों? यस, सेक्शन नंबर 19 या 19 ए। 19 ए तो मैंने अभी आपको बताया नहीं, बट 19 ये बोलता है कि भाई एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी वाइडेबल है, राइट। बट सेक्शन 16 को 19 अप्लाई नहीं होगा, ये याद रख लेना। सेक्शन 16 जहां पे भी लगेगा सीधा कहां पे आप जाओगे, 19 ए में। कहां पे जाओगे आप? 19 ए में। कुछ वजह है इसलिए उसने सेपरेटली यहां पे कवर किया हुआ है, राइट, ओके। मैं बताऊंगा इसको भी गहराई से अपन लेंगे, प्रॉपर थ्योरी समझेंगे, इसके बाद ही अपन केस स्टडी पे आएंगे दोस्तों। अब मेरी बात ध्यान समझना है, सबसे पहले ये समझ में आ गया क्या? यस, रिलेशन होना चाहिए, डोमिनेट द विल ऑफ अदर एंड अनड्यू एडवांटेज। मतलब एक बंदा जो दूसरी पार्टी है वो रिलेशनशिप में होनी चाहिए। अब सबसे पहली बात आती है कौन से रिलेशन साहब? तो रिलेशन के केस में मेरी बात ध्यान समझना है, रिलेशन के केस में कौन से रिलेशन होने चाहिए? आ रहा बात समझ में, कौन सा रिलेशन होना चाहिए? आपको एक कहानी याद है ना, रामायण में कहानी आती, भगवान राम को जो है वो क्या हो गया था, वनवास हो गया था, याद है? यस, पहला अनड्यू इन्फ्लुएंस वहीं पे हुआ था, राइट। देखो समझो सिचुएशन क्या थी, माता कैकेयी है ना, और दशरथ जी ने माता कैकेयी को क्या दिए थे, 2 वचन देने का वादा किया था कि आपको जब भी मन हो 2 वचन मांग लेना आप मेरे से।
ठीक है जी, मांग लेंगे। अब जब भगवान राम को जो है, राइट, राजगद्दी पे बिठाने का समय आया तो मंथरा ने, कुटिल मंथरा ने जो है माता कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी और वो बोले कि भाई तुम्हारा लड़का, तुम्हारा पुत्र है भरत, उसको गद्दी नहीं मिलेगी, राम को गद्दी मिलेगी। तो कुछ तो करो, कुछ गेम करो। तो उसको याद आया कि भाई राजा दशरथ जी ने उनको जो है 2 वरदान, 2 वचन मांगने के लिए बोला था कि बोले जब भी जरूरत हो मांग लूंगी। और उन्होंने मांग लिया कि भैया मेरे को पहला वचन चाहिए कि भगवान राम को जो है वो, राम को जो है वो 14 साल का वनवास हो जाए, है ना? पुत्र राम को क्या है, 14 साल का वनवास हो जाए, भरत को जो है वो गद्दी मिल जाए। अब मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत बहुत अच्छी बात वहां पे आई है, वो मैं आपको क्लिक कर रहा हूँ, आपको याद रहेगा ये, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अब चूंकि राजा दशरथ जो वचन के पक्के थे कि भाई जो वचन दिया उसको निभाना तो पड़ेगा, तो बोले भाई और कुछ मांगो, बोले नहीं बस यही चाहिए, आप मेरे को दे दो, बस इसी में मैं खुश हूं। या तो फिर तुम ये बोल दो कि भैया नहीं भाई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये वाला कॉन्सेप्ट हट जाए। बोले नहीं नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, प्राण भले ही चले जाए बट वचन ज्ञान मर्यादा जो है वो नहीं जानी चाहिए। तो बोले ठीक है, मैं आपकी बात रखते हुए जो अपने पुत्र को जो है वो वनवास भेजता हूँ और भरत को जो है राजगद्दी देने का वादा करता हूँ। दे दिया वचन, इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अब जब भगवान राम जाने लगे वनवास की ओर, वो कपड़े वेशभूषा पहन के आगे सामने, तो राजा दशरथ जी ने भगवान राम से जो बात कही वही लॉ बन गया। ने क्या बोला कि वचन से मैं बंधा हूं, तुम नहीं बंधे हो। क्या बोले? वचन से मैं बंधा हूं, तुम नहीं बंधे हो। आप वनवास इसलिए जा रहे हो क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मेरा प्रभाव, मेरा आपका रिश्ता है, बाप बेटे का रिश्ता है, और किसी तीसरे की वजह से मैं आपको अनायास ही वन भेज रहा हूं। और चूंकि आप पिता के आदेश को पालन करने वाले, तो आप चुपचाप चले भी जाओगे। पर चलो आप चले जाओगे, बट बाकी लोगों का क्या होएगा? है ना, आप तो भगवान हो, आप तो ईश्वर हो, आप तो चले जाओगे, बाकी लोगों का क्या होएगा? उन्हें एक शब्द जो बोली वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आ गया दोस्तों। उन्हें बोला कि मैं राजा के रूप में, आप, मैं जानता हूं मैं गलत कर रहा हूं, आपको वनवास भेज के मैं गलत कर रहा हूं, ये बिकॉज ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, पर आप चाहो तो मेरे ऊपर केस कर सकते हो। पर वहां पे तो कोई कोर्ट नहीं, तो वो खुद ही कोर्ट थे। तो बोले आप मेरे ऊपर आक्रमण करो, आप राज्य के ऊपर आक्रमण करो और राज्य मेरे से जीत के ले लो। ये जो सेंटेंस राजा दशरथ जी का था वो लॉ बना। और बोला कि अगर, ये लॉ क्या बोलता है अनड्यू इन्फ्लुएंस का, कि अगर कोई भी 2 पार्टी रिश्ते में है और एक पार्टी दूसरे पार्टी को रिश्ते के कारण क्या कर रही है, अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रही है, गलत तरीके से प्रभाव डाल रही है और उसका नुकसान कर रही है, तो वो पार्टी जो है, ध्यान से समझना, वो पार्टी जो है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। कौन सी पार्टी दोस्तों? जिसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है या जो अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा है। सपोज मान लो अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब ये जो है बंदा मना कर रहा है कि नहीं भाई, अब वो विरोध कर रहे हैं, नहीं अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अब जब अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं चलेगा तो इस केस में ये भी जा सकता है कोर्ट के साथ, देखो इसने मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस किया हुआ है, मुझे अनड्यू इन्फ्लुएंस के इंपैक्ट से बचा लो। ऐसा भी हो सकता है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला बंदा बोल दे कि देखो भाई, पहले इसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया और अब जो है ये मना कर रहा है। दोनों ही कोर्ट में केस कर सकते हैं, इस केस में हो सकता है। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अब क्या हुआ, अब मान लो कोर्ट में केस गया, तो इस केस में जज साहब ने बोला कि भाई किसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। तो बी ने बोला, ए ने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, बी के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, या राजा दशरथ जी ने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, भगवान राम के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हुआ, बी ने बोला कि सर मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस इसने किया है, मेरे पिताजी हैं, ऐसा काम जो है मेरे साथ किया, गलत तरीके से, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे जो है खेद है, राइट, और मुझे जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट में बेहतरीन वैल्यू मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, या मेरा नुकसान ज्यादा हो रहा है, वट एवर द केस में भी। अच्छा, तो इस केस में कोर्ट किसको जिम्मेदारी देगा कि आप प्रूफ करो
है ना, कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है या नहीं हुआ है। अब मेरी बात है, जो वीकर पार्टी है, जो वीकर पार्टी है ना, एग्रीव्ड पार्टी, जिसके साथ हुआ है, वो क्या बोलेगी, साहब मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, मुझे अनड्यू इन्फ्लुएंस से छुटकारा दिलाओ। अगर इसको प्रूव करने के लिए बोला जाएगा, और अगर प्रोमिसर को प्रूव करने के लिए बोला कि तुमने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है, तो तुम प्रूव करो कि तुमने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया है। ठीक है, अब याद रख लेना, यहीं पे मैं बोल रहा हूं, कोएर्सन के केस में, क्या बोला मैंने, कोएर्सन के केस में किसके ऊपर प्रूफ का बर्डन गया था दोस्तों, प्रोमिसी के ऊपर। क्या प्रूफ का बर्डन था, कि वो प्रूफ करेगी कि उसके साथ कोएर्सन हुआ है। बोलो हाँ या ना, यस और नो, किसने 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 कोएर्सन किया था। मैं फिर एक मिनट, हाँ उसमें एक वर्ड लिखा था ना, दोज हु वांट टू रिलीव हिमसेल्फ फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंस, राइट। तो कौन रिलीव चाहता था, प्रोमिसी चाहता था। तो प्रोमिसी ने वहां पे, राइट, प्रोमिसी ने, याद रखना, दोज हु वांट टू रिलीव हिमसेल्फ फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोएर्सन, उसके ऊपर बर्डन आएगा। तो कौन रिलीफ, छुटकारा कौन चाहता था, प्रोमिसी। ये याद रख लेना वर्ड, दोज हु रिलीव हिमसेल्फ फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोएर्सन, उसी को ही प्रूव करना पड़ेगा। तो उस केस में उसको प्रूव करना पड़ा कि साहब मेरे ऊपर कोएर्सन हुआ है। पर इस केस में ओनस ऑफ प्रूफ जो है किसके ऊपर चला जाएगा दोस्तों, जिसने कोएर्सन किया, जिसने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है। देख लीजिए यहाँ पे, ये वर्ड याद रख लीजिएगा, ये रहा, वेयर अ पर्सन हु इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर्स, डोमिनेट द विल ऑफ अदर्स, एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोल रहा है, अ पर्सन हु इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट, ये नहीं बोल रहा कि जिसने डोमिनेट हुआ है, बोल रहा है जो डोमिनेट कर रहा है, ओके। और उस डोमिनेशन की वजह से अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, सॉरी क्या हुआ है, दैट इज व्हाट कॉल्ड है, हाँ अनड्यू एडवांटेज मिला है, राइट, अनड्यू एडवांटेज मिला, दैट इज अनकॉन्सिनेबल। The burden of proving that such contract was not induced by undue influence shall lie upon the person in a position to dominate the will of others. तो बस ये एक डिफरेंस है कि कोएर्सन के केस में प्रोमिसी के ऊपर बर्डन जाएगा, और अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में प्रोमिसर के ऊपर बर्डन जाएगा। बस ये एक डिफरेंस याद रख लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोएर्सन के केस में मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया था पिछले सेशन पे, बट कोई नहीं, अभी क्लियर है। कोएर्सन के केस में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है दोस्तों, यस कम ऑन, प्रोमिसी के ऊपर, बराबर है। और अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में किसके ऊपर बर्डन है, प्रोमिसर के ऊपर। आई होप आई एम क्लियर। अनड्यू इन्फ्लुएंस किसको बोलते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, रिलेशन होना चाहिए प्लस डोमिनेट द विल ऑफ अदर एंड अनड्यू एडवांटेज, एक्चुअल में होना चाहिए, इसी को हम बोलते हैं अनकॉन्सिनेबल। क्लियर और नॉट क्लियर, यस, इसीलिए इसको बोला गया एक्चुअल अनड्यू, मतलब एक्चुअल में डोमिनेट हुआ है, रिलेशनशिप था, एक्चुअल में डोमिनेट हुई है विल, और एक्चुअल में अनड्यू एडवांटेज हुआ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्चुअल। पिक्चर क्लियर है। तो इसमें प्रूफ करना पड़ेगा किसको, किसको, प्रोमिसर को, किसको प्रूफ करना पड़ेगा, प्रोमिसर को प्रूफ करना पड़ेगा कि उसने जो है अनड्यू एडवांटेज नहीं किया है। प्रोमिसर क्या प्रूफ करेगा, कि अनड्यू एडवांटेज उसने नहीं किया, तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस, बहुत बढ़िया, पक्का, यस। नाउ दोस्तों, डीम्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस, अब ये सेकंड पॉइंट आता है, डीम्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब डीम्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, इसमें बोलता है, अब एक्चुअल में डीम्ड में है ना, तो एक्चुअल की बात नहीं कर रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये एक्चुअल की बात नहीं कर रहा है, ओके ना। यहां पे ये बोल रहा है, देखिए जरा, वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपरेंट अथॉरिटी, मतलब यहां पे सिर्फ किसकी बात हो रही है, देखो, ए पर्सन इज डीम्ड टू बी, मान लिया जाएगा, एक्चुअल की बात होगी नहीं वहां पे, मान लिया जाएगा, इन अ पोजीशन डोमिनेट, उसने डोमिनेट किया, मतलब रिलेशनशिप आएगा, रिलेशनशिप आएगा, प्लस क्या होगा यहां पे, डीम्ड डोमिनेशन, डीम्ड डोमिनेशन, डीम्ड डोमिनेशन मान लिया जाएगा। डीम्ड डोमिनेशन किसके बेसिस पे माना जाएगा दोस्तों, दो तरीके का रिलेशनशिप, रिलेशनशिप डीम्ड डोमिनेट हुआ है दो केस में, नंबर वन, रियल अथॉरिटी हो,
या फिड्यूसरी रिलेशनशिप हो। ये याद रखिएगा। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस, आई होप आई एम क्लियर विद इट, राइट? यस, मैक्सिमम सारी चीजें हो ही गई हैं इसकी। अभी बोलते हैं सर रियल अथॉरिटी क्या है? रियल अथॉरिटी क्या है और फिड्यूसरी रिलेशनशिप क्या है? दोनों ही रिश्ते। बट इसका मतलब क्या होगा? रियल अथॉरिटी वाला रिलेशनशिप को इसमें बोलेंगे साहब कि रिलेशन था इसलिए ट्रस्ट आ गया। क्या बोला मैंने? फर्स्ट रिलेशन था तो ट्रस्ट आया, रिश्ता बना तो भरोसा आया। बट फिड्यूसरी रिलेशनशिप में क्या बोलता है? भरोसा था। क्या बोल रहा है? भरोसा था इसलिए मैंने रिश्ता बनाया। पिक्चर इतना इतना पिक्चर क्लियर करना, बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूं, बस इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है। रियल अथॉरिटी का मतलब रिश्ता था इसलिए भरोसा आया। जैसे माँ बाप का रिश्ता, बच्चे थे, माँ बाप का रिश्ता, रिश्ता था इसीलिए तो भरोसा किया। भाई बहन का रिश्ता, भाई हो इसीलिए तो भरोसा कर रहा हूं, भरोसा हो इसलिए भाई नहीं हो, भाई हो इसलिए तो मैं भरोसा कर रहा हूं। यस और नो? यस, यस, इधर भाई हो इसलिए भरोसा है, भाई नहीं होते तो भरोसा नहीं होता। तो दैट रिलेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? रियल रिलेशनशिप। ठीक है? फिड्यूसरी रिलेशनशिप एग्जांपल, भरोसा था इसलिए मैंने आपको अपनी ट्रस्टी बनाया। भरोसा होता ही नहीं तो मैं आपको ट्रस्टी बनाता नहीं। हाँ, भरोसा होता नहीं तो मैं आपको ट्रस्टी बनाता नहीं। तो ये जो रियल अथॉरिटी वाला रिलेशन है और एक जो ये फिड्यूसरी रिलेशनशिप है, इसमें देखो जरा कौन कौन से रिलेशन आ जाएंगे। रियल अथॉरिटी वाले में, रियल एंड अपरेंट अथॉरिटी में नंबर 1 ब्लड रिलेशन, जितने भी हैं आ जाएंगे। मैं ये अपनी अंडरस्टैंडिंग आपको दे रहा हूं, ब्लड रिलेशन। ठीक है? जैसे भाई बहन हो गए, माँ पिता हो गए, राइट? ये सब ब्लड रिलेशन में आते हैं। ठीक है? जिसे भगवान ने बनाया है। एक जो रिश्ता होता है हम बनाते हैं, हार्ट वाले रिलेशनशिप। आहा, बोलते हैं ना क्या बोलते हैं कि भगवान ने एक दिल दिया है और बोला है कि जाके दूसरा दिल ढूंढो, है ना? तो यहाँ पे प्रेमी प्रेमिका का रिलेशनशिप भी कवर होगा, बिकॉज यस, अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है यहाँ पे। एक का दूसरे के ऊपर इतना प्रभाव होता है, इतना प्रभाव होता है कि दूसरा वाला पहले के लिए, पहले वाला दूसरे के लिए कुछ भी कर सकता है। वो ये नहीं देखता सही है या गलत है। यस और नो? यस। प्यार है, प्यार सा बंधा होता है, कोई बात नहीं। हार्ट रिलेशन। तीसरा आता है दोस्तों लीगल रिलेशन। लीगल रिलेशन मतलब अच्छा से मान लो इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर है ना, अपने एसएससी के साथ जो रिलेशन बना रहा है, क्या वहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है? नहीं हो सकता? यस हो सकता है। पावर का गलत फायदा उठाया जा सकता है तो अनड्यू इन्फ्लुएंस आ जाएगा। इन लॉज रिलेशनशिप, सास ससुर, यस और नो? यस, सास ससुर। बीवी नहीं पकड़ना, हस्बैंड बीवी नहीं कवर होते हैं। हस्बैंड ना बीवी के ऊपर डोमिनेट कर सकता है और ना ही बीवी हस्बैंड को वो डोमिनेट कर सकती है। आज के डेट में दोनों भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि दोनों को राइट्स मिले हुए हैं, दोनों को समान राइट्स मिले होते हैं। हस्बैंड वाइफ नहीं आएगा इन लॉज रिलेशन, बाकी सारे रिलेशन आ जाएंगे इन लॉज वाले। इसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट वाला रिलेशन, मतलब एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के साथ रिलेशन। यस, क्योंकि सैलरी के लिए वो डिपेंड है तो इंड्यूस कर सकता है, ये बोल सकता है मैं तुमको जॉब से निकाल दूंगा, अदरवाइज ये काम करो। तो अनड्यू रिलेशनशिप, अनड्यू एडवांटेज हो सकता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस आ सकता है। यस, एम्प्लॉयमेंट। बट इंप्लॉयमेंट वाले में याद रखना, इंप्लॉयमेंट मैंने वर्ड यूज किया, बिजनेस रिलेशन नहीं। बिजनेस रिलेशन मैंने इसलिए यूज नहीं क्योंकि वहां पे कस्टमर आता है। दोस्तों, आप कस्टमर के साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, ना ही कस्टमर आपके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकते। भाई ये तुम सामान मेरे को दे दो, नहीं तो मैं जो है अब तुम्हारी दुकान में आज के बाद नहीं आऊंगा, तो साहब मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है बात समझ? यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। तो 3 केसेस में अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। नंबर 1 इज हस्बैंड एंड वाइफ, नंबर 2 लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, एंड नंबर 3 कस्टमर एंड यस, तो जिसको हम बोलते हैं कस्टमर एंड बिजनेसमैन और डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो 3 के केस में अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होता है। पिक्चर क्लियर रखना। अनलेस देयर इज एक्चुअल, अनलेस देयर इज एक्चुअल, डीम्ड नहीं माना जाएगा।
डीम्ड नहीं मतलब आपको पहले में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा दोस्तों। मेरी बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस, ये अनकॉन्सनेबल, तो यहाँ पे ओनस ऑफ प्रूफ, ये बोल देने से नहीं मान लिया जाएगा, ओनस ऑफ प्रूफ रहेगा यहाँ पे। और कौन प्रूफ करेगा, जल्दी बोलो फटाफट से, यहाँ पे प्रोमिसर को प्रूफ करना पड़ेगा कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया है। तो कितना सिंपल लैंग्वेज में आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस बता, बस इतना ही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रखिएगा कॉन्सेप्ट को, केस स्टडी करने में मजा आ जाएगा। यस, आई होप आई एम क्लियर विद दिस, पक्का 100%। यस, फिड्यूसरी रिलेशनशिप समझ में आ गया। यस, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, पहले भरोसा था इसलिए रिश्ता बना ट्रस्टी का। भरोसा था आपके ऊपर तभी तो मैंने आपको स्पिरिचुअल गुरु बनाया, स्पिरिचुअल एडवाइजर बनाया। बाकी के प्रोफेसर की बात नहीं कर रहा हूँ, टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, बट यस, है ना, बागेश्वर धाम वाले बाबा जी की बात कर रहा हूँ मैं, भरोसा करते ना, यस, है ना, या जो भी आपके गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, राइट, आप उन पे जो है भरोसा कर दे। यस, तो स्पिरिचुअल एडवाइजर एंड हिज डिसिपल्स, गुरु चेला, यस, सॉलिसिटर्स एंड क्लाइंट, हाँ, लॉयर एंड हिज क्लाइंट, यस और नो, यस, गार्जियन एंड वार्ड, यस। तो जिस पे भरोसा है इसलिए आप रिलेशन बना रहे हो, वो सब फिड्यूसरी रिलेशन में आएंगे। यस, और ये दोनों ही रिलेशन दोस्तों, क्या बोल रहा है, ये दोनों ही रिलेशन जो है, यस, अगर हैं तो ये प्रूव हो जाएगा कि डीम्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस है। पर कब, कब, वेर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररी। ओके, ये यहाँ पे ये एक चीज और बोल रहा है। यस, ये ओनस प्रूफ यहाँ पे आ जाएगा। इसके साथ साथ एक और इसने स्पेसिफिकली कवर कर दिया, दैट इज डॉक्टर एंड पेशेंट। बस ये वर्ड आप ये बी में आ जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस, तो समझ में आ गया। एक तो एक्चुअल वाला हो जाए, एक्चुअल में हो जाए, प्रूफ कर दो, प्रोमिसर के ऊपर पूरा बर्डन आ जाएगा, भैया प्रूफ करो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया। अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए तो क्या हो जाएगा, यस, सेक्शन 19A अप्लाई हो जाएगा। ये पिक्चर बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है, ओके। और अगर एक्चुअल नहीं है और अगर इस तरीके के रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हुआ हो, बट यस, चांसेस हैं, चांसेस हैं, बोलो हाँ या ना, यस, चांसेस हैं कि हुआ होगा। आ रहा है बात समझ में? यस, तो ये ए एंड बी वाले केसेस में यस चांसेस हैं हुआ होगा। इस केस में मेरी बात ध्यान समझना, इस केस में क्या होता है, वेयर अ पर्सन हु इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर enters into a contract with him and the transaction appears on the face of it or on the evidence adduced, चाहे वो फिड्यूसरी रिलेशनशिप हो, चाहे वो रियल एंड अपरेंट रिलेशनशिप हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, क्या हुआ हो वहां पे, डोमिनेट द विल ऑफ अदर्स। अभी वो जो 3 कंडीशन दिखाई, तो रिलेशनशिप का मतलब 2 रिलेशनशिप हो गए। इन दोनों रिलेशन में से क्या हुआ हो, एक्चुअल डोमिनेशन हुआ हो, एंड डोमिनेशन की वजह से एक्चुअल अनड्यू एडवांटेज आया, जिसको हम बोलते हैं अनकॉन्सिनेबल। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास चला जाएगा दोस्तों, जो डोमिनेट कर रहा है। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? यस, पिक्चर क्लियर है? 100% यस। ये हटा देंगे, ये जरूरत नहीं है। यस, अब मेरी बात यहां पे क्रक्स में ले लेना। When a contract is avoided on the ground of undue influence, the liabilities of dominant party and weaker party to prove are as under. Number 1, वीकर पार्टी यहाँ पे क्या प्रूव करे, मैंने बताया दोनों लोग केस कर सकते हैं, तो वीकर पार्टी यहाँ पे क्या प्रूव करे, मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। क्लियर और नॉट क्लियर? यस, दैट द अदर पार्टी वाज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल। वो ये प्रूव करता है कि भैया ये देखो मेरे पिता हैं, या मेरा भाई है, मेरा चचेरा भाई है, चचेरा भाई है, मतलब हाँ क्या आ गया, डीम्ड अनड्यू एडवांटेज हो सकता। डीम्ड मान लिया था ना मैंने, बोलो हाँ या ना, डीम्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस मान लिया था, यस, तो डीम्ड मान लिया दैट द अदर पार्टी विल एक्चुअली यूज्ड हिज इन्फ्लुएंस टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज। क्लियर और नॉट क्लियर? यस, एक तो क्या बोल जाएगा कि भैया तुम रिलेशनशिप का जिक्र कर दो, जो वीकर पार्टी होगा वो यही करेगा, साहब ये मेरा ये है, फूफा है, चाचा है, कौन है, बराबर है करके। अब दूसरा ये बोल रहा है कि भैया इस रिश्ते का इसने अनावश्यक तरीके से यूज करके मेरे ऊपर क्या किया है, रिश्तों का प्रभाव डालते, कुप्रभाव डालते हुए मेरे से जो है अनड्यू एडवांटेज लिया है इसने, बराबर है। और वो जो अनड्यू एडवांटेज है वो क्या होना चाहिए दोस्तों, अनरीजनेबल, मतलब कुछ ज्यादा ही ले लिया, कुछ ज्यादा ही एडवांटेज ले लिया। तो ये बोला जहां पे भी अनकॉन्सिनेबल ट्रांजैक्शन होगा या अनरीजनेबल अमाउंट, पैसा 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 पैसा,
नॉर्मली वीकर पार्टी प्रूव कर देगा भाई ये देखो मेरा चाचा है और इसने मेरा जो है अनड्यू एडवांटेज लिया हुआ है। बट अगर अनड्यू एडवांटेज के साथ साथ अनकॉन्सिनेबल कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब अनरीजनेबल, बहुत अनाप चना, मतलब 10 लाख की चीज मेरे से 1 लाख में ले ली, अनरीजनेबल अमाउंट आ गया। यस, तो जहां पे ही अनरीजनेबल वर्ड यूज होगा इन द कंटेक्स्ट ऑफ मनी एंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रॉफिट ओनली। ठीक है, तो जब भी ये अनरीजनेबल कॉन्सेप्ट आएगा तो बर्डन ऑफ प्रूफिंग किसके पास शिफ्ट हो जाएगी दोस्तों, बोलो जरा फटाफट से, कम ऑन, प्रोमिसर के पास। तो फिर वहां पे प्रोमिसर को, द डोमिनेंट पार्टी हैज टू प्रूव दैट सच कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो जो जज है वो पूछेगा कि भैया वीकर पार्टी बताओ कौन है ये तुम्हारा, बोले साहब चाचा है, कौन है ये तुम्हारा मामा है, कौन है ये तुम्हारा फूफा है, कौन है ये तुम्हारा बुआ है, बता सकते हैं। इसके बाद वो क्या बोलेगा, सर 10 लाख रुपए की चीज थी, इसने मेरे से रिश्ते का जो है नाजायज फायदा उठा के 1 लाख रुपए में ले लिया, सब मैं नहीं करना चाहता। रोने लगा और नॉर्मल, नहीं करना चाहता हूँ साहब, मेरे को जो है ये अनड्यू इन्फ्लुएंस से छुटकारा दिलाओ, रिलीव हिमसेल्फ फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। बोले अच्छा अनरीजनेबल है, हाँ यार 10 लाख रुपए की चीज है 1 लाख रुपए, तो बर्डन किसके पास, प्रोमिसर। प्रोमिसर तुम प्रूफ करो कि तुमने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। यस, बहुत बढ़िया, अब पिक्चर क्लियर हो जाए अगर, यस हो गई क्लियर। यस, इसने देखो यहाँ पे बोल दिया नो प्रिजम्पशन ऑफ डोमिनेशन ऑफ विल। डोमिनेशन ऑफ विल आएगा नहीं किसके केस में, हस्बैंड एंड वाइफ के केस में, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के केस में, क्रेडिटर एंड डेटर के केस में। डोमिनेशन आएगा नहीं तो अनड्यू इन्फ्लुएंस होएगा नहीं, अनड्यू इन्फ्लुएंस होएगा नहीं तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होएगा नहीं, ऑलवेज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर वाइफ पर्दानशी है, पर्दानशी मतलब बुर्का वाली, अब चूंकि बुर्का वाली वाइफ है तो इस मतलब डेफिनेटली वो ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे वो लेडी जो है राइट अपने फैमिली के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है, उसे ज्यादा समझ में नहीं है कि उसे उसे पर्दे में रखा गया है राइट, तो उसे बहुत ज्यादा जो है दुनिया का मालूमात नहीं है, तो उस केस में गवर्नमेंट को लगा कि इसके साथ जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है राइट। तो अगर पर्दा नशी वुमेन के ऊपर केस आ गया दोस्तों, नॉर्मली हस्बैंड वाइफ के ऊपर जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं आता है, बट यस अगर वो वाइफ पर्दा नशी वुमेन है राइट, तो फिर यहाँ पे ये 3 कंडीशन लगाया जाएगा कि अगर किसी को भी पर्दा नशी वुमेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, किसी को भी मतलब रिलेशनशिप में, ठीक है, पर्दा नशी वुमेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो नंबर 1 यू हैव टू हैव फुल डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट, जो भी चीजें सारी की सारी बातें उसको बता दो, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। दूसरा, जो आपने बताया उसको समझ में भी आना चाहिए, क्योंकि पर्दा नशी है, पर्दे में है, तो हो सकता है अनएडुकेटेड हो, इलिटरेट हो सकता है, तो भैया जो आपने दिखाया या जो बताया उसको समझ में भी आना चाहिए। और तीसरा, शी वॉज इन रिसीट ऑफ कॉम्पिटेंट इंडिपेंडेंट एडवाइस, मतलब उसने जो है 3-4 जगह अपने मम्मी पापा को फोन करके, हर जगह फोन करके एडवाइस लिया हो कि हाँ भाई ठीक है कर लो, ये तुम्हारे फेवर में है, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस से प्रभावित नहीं होगा, अदरवाइज उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस मान लिया जाएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। यस, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में कितनी चीजें आ रही है दोस्तों, शॉर्टकट में अगर बोले तो, यस कम ऑन, दो रिलेशनशिप होना चाहिए, डोमिनेशन होना चाहिए एंड उस डोमिनेशन की वजह से अनड्यू एडवांटेज होना चाहिए। एक्चुअल में रिलेशन का मतलब 2 है, एक तो रियल एंड अपरेंट रिलेशनशिप, दूसरा फिड्यूसरी रिलेशनशिप। ठीक है, क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस, रियल एंड अपरेंट रिलेशनशिप कौन सा है, पहले रिलेशन होगा बाद में ट्रस्ट आएगा, और फिड्यूसरी वो है रिलेशन जो यहाँ पे पहले ट्रस्ट था तो उसके बेसिस पे रिलेशनशिप बना। अगर ये चीजें हैं तो अनड्यू इन्फ्लुएंसेस के चांस है, बट अनड्यू इन्फ्लुएंस पिक्चर में तभी आ गया जब वहां पे डोमिनेशन एंड प्लस अनड्यू एडवांटेज है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। 3 लोगों पे केस नहीं लगता है अनड्यू एडवांटेज का, कौन कौन सा, डोमिनेशन नहीं होता है, एक तो हस्बैंड एंड वाइफ के केस में, दूसरा लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के केस में, तीसरा डेटर एंड क्रेडिटर के केस में। आई होप आई एम क्लियर। यस, बट अगर वाइफ अर्धानशी वुमेन है तो फिर अनड्यू एडवांटेज लग जाएगा वहां पे, और अगर अनड्यू एडवांटेज नहीं लगेगा तो उसके 3 ही शर्तें होंगी। नंबर 1, आपने उसे सारे के सारे फैक्ट बताने चाहिए, उसे सारे के सारे फैक्ट समझ में आना चाहिए, एंड तीसरा जो है वो 4-5 लोगों से एडवाइस भी ले लेनी चाहिए कि हाँ भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट पे जाऊं या नहीं जाऊं, तब ये जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस से बाहर रहेगा, अदरवाइज ये अनड्यू इन्फ्लुएंस में आने के चांसेस के रहेंगे। ओके, अनड्यू इन्फ्लुएंस समझ में। अब क्या होएगा अगर कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस में है, तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये बोला साहब सेक्शन 19 लगा होता तो क्या होता, सर सेक्शन 19 लगा होता तो वाइडेबल एट द कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, समझो ना, वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हो जाता कॉन्ट्रैक्ट। यस,
दूसरा सर ये होता है ना कि जो भी एडवांटेज उस पार्टी ने लिया है जिसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस है तो उसको वापस करना पड़ता। हाँ या ना, हाँ सब याद आ रहा है, याद आ रहा है। और दूसरा जो भी उसने पैसा वैसा लिया वो भी वापस करना पड़ता। हाँ सर, सर याद आ रहा है। 64 के साथ 72 याद आ गया सर। 15 19 64 72 बढ़िया सर। 19 ए बोलता है, जब 19 ए लगेगा तो याद रखना 19 ए किसके केस में लगेगा दोस्तों, जल्दी बोलो फटाफट से। 10 13 14 15 19 64 72 ये सीक्वेंस है कोएर्सन का। ये किसका है, कोएर्सन। ठीक, अब अनड्यू इन्फ्लुएंस का देखो। 10 है, 13 है, 14 अफेक्ट हुआ बिकॉज ऑफ 16, और जैसे ही 16 लगा तो 19 ए लगेगा, और 19 ए लगेगा। मेरी बात ध्यान से समझना। 64 क्या बोल रहा था, रिस्टोरिंग। 72 क्या बोल रहा था, पैसा वैसा वापस कर दो। देखो अब पढ़ो जरा 19 ए क्या बोल रहा है। When consent to an agreement is caused by undue influence, क्या बोल रहा है यहाँ पे, when consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused। कहने का मतलब जो बात सेक्शन 19 ने कही थी वही बात 19 ने कह रहा है। हाँ सब वही बात 19 ने कह रहा है। अब कुछ आगे भी कह रहा है, एनी सच कॉन्ट्रैक्ट में बी सेट असाइड। ओ हो, इस कॉन्ट्रैक्ट को साइड में रख दो। साइड में रख दो मतलब भूल जाओ ऐसा कभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ भी था। ईदर एब्सोल्युटली, साहब थोड़ा सा इसका ये पोर्शन निकाल दो ना जिसमें अनड्यू एडवांटेज है, बाकी का सारा पोर्शन चलने दो, सामने ही चलेगा। क्या बोल रहा है, या तो आपके पास एक ऑप्शन है, अगर अनड्यू एडवांटेज हुआ है ना आपके साथ, या तो इसको साइड कर दो। मतलब 10 लाख की चीज 1 लाख में है ना, बोले ये 1 लाख वाले को एकदम साइड में रखो, तो अब जिंदा क्या हो जाएगा, 10 लाख। साहब मैंने 1 लाख रुपए ले लिया। ओ 1 लाख रुपए अच्छा ले लिया है। आगे देखो क्या बोलता है, ये और या तो आप पूरा साइड रखो, बोले 1 लाख लिया ना, इसको भी पूरा साइड रख दो। मतलब क्या हो गया, पूरा साइड रख दो मतलब क्या हुआ, जो 1 लाख रुपए लिया उसको वापस करो। अब इसके लिए तुमको 64 पे नहीं जाना है, रिस्टोरिंग रहेगा दोस्तों, बट रिस्टोरिंग भी कहां पे रहेगा, रिस्टोरिंग कहां पे रहेगा, वो भी 19 ए पे रहेगा। 64 पे जाने की जरूरत नहीं है। बोले सेट असाइड, वर्ड यूज करना है आपको, सेट असाइड। या तो एब्सोल्युटली पूरा साइड में कर दो। हाँ अब तुमको 10 लाख पे करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तुमको पूरा साइड में नहीं करना है, ओके, तो बोलता है और इफ द पार्टी हु वाज एंटाइटल्ड टू अवॉइड इट हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट। आ गया 64 वाला। 64 वाला 19 ए में ही लिखा हुआ है, मतलब अनड्यू एडवांटेज के लिए इसने सब कुछ 19 ए में डाल दिया, इसलिए 19 नहीं लग रहा है। हाँ याद रखना, रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लियो, तो जो इसमें आप अपने हिसाब से नहीं करोगे, याद रखना आप अपने हिसाब से नहीं करो, जो इसमें कोर्ट डिसाइड करेगा ना बेटा वो करना पड़ेगा। देखो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इसका, मैं आपको ये नहीं बोल रहा एज इट इज सेक्शन लिखना है, बट यस शब्दों को समझो। अगर 19 ए लग गया तो ये बोलेगा या तो सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली, और एक्सेप्ट whatever court decide, obviously after considering what, terms and condition, after considering terms and conditions of contract। clear or not clear, yes। अब ये देख लो, कोएर्सन आपकी गाड़ी अलग चल रही है और अनड्यू इन्फ्लुएंस की गाड़ी जो है वो अलग चल रही है। क्लियर और नॉट क्लियर, बोलो जरा फटाफट से, यस और नो, यस। तो आई होप सो अनड्यू इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया है आपको, राइट। सो बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, ये दिमाग में रख लीजिएगा दोस्तों। केस आपका कोएर्सन से भी आ सकता है, केस आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस से भी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि टेक्निकल सेशन है तो मैं बहुत ज्यादा ऐसा उड़ के एकदम डायरेक्टली जंप नहीं कर रहा हूँ,
केस स्टडी पे, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना तो केस स्टडी करने में अपने आप मजा आ जाएगा, राइट। एंड दिस इज द इट इज द चैप्टर विच इज यूजुअली कम्स इनटू द एग्जाम। सो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अपन फोकस में लेके चलेंगे। मैं सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट पे जहाँ टाइम लगाऊंगा दोस्तों जहाँ मुझे लगेगा ट्रिकी, अदरवाइज सारे कॉन्सेप्ट पे इतना टाइम मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो इसी के साथ इजाजत दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन पे, ठीक है, नए टॉपिक के साथ, ठीक है। और यस डेफिनेटली जो है केस स्टडी अपन डेफिनेटली करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अच्छा ये बताइए एमसीक्यू करना है या नहीं करना है? एमसीक्यू इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। एमसीक्यू मैं इसलिए चाहता हूँ आप करो, उससे आपको जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो आधे 1 घंटा जो भी अपन इंटरेक्शन करते हैं तो कभी एमसीक्यू के साथ, कभी यू नो दैट केस स्टडी के साथ, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी बनी रहे और राइटिंग स्किल भी बनी रहे। आप मेरे को कमेंट कर देना एमसीक्यू की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। एडिशनली अगर आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है तो भी आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं रीड कर लूंगा एंड डेफिनेटली वो चीजें मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दूंगा। तो इसी के साथ दोस्तों इजाजत दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।